वेलकम टू माई चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक से करेंगे। सो एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या है, सबको ही पता है। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, जब हम अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में सामान को बेचते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाता है। तो वही बात लिखी हुई है, इट रेफर्स टू सेंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। यानी गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ भेज रहे हैं, होम कंट्री यानी अपने देश से बाहर फॉरेन देशों में बेच रहे हैं। ऐसे ही इम्पोर्टिंग है, इम्पोर्टिंग इसका अपोजिट है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू द वंस होम कंट्री। यानी आप परचेज कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उसे लेकर आ रहे हैं अपने खुद के देश में। ठीक है, तो एक्सपोर्ट मतलब होता है बाहर बेचना दूसरे देश में, इम्पोर्ट मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में लेके आना। सो ये दो तरीके हैं, ठीक है, जिनसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम प्रोसीजर कर सकते हैं पूरा। वो दो तरीके कौन से, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। देखते हैं अब ये हैं क्या। अब इन द केस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग, डायरेक्ट वाले में क्या सीन है अपना, अ फर्म इटसेल्फ अप्रोचेज द ओवरसीज बायर्स सप्लायर्स एंड लुक्स आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे फर्म क्या कर रही है, खुद जा रही है ओवरसीज़ बायर्स के पास या सप्लायर्स के पास, यानी दूसरे देश के लोगों के पास खुद जा रही है, उन्हें अप्रोच कर रही है, उनको बोल रही है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो। जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है एक्सपोर्टिंग से रिलेटेड इम्पोर्टिंग से रिलेटेड, वो सारी वो खुद ही कर रही है फर्म अपनी तरफ से। चाहे शिपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, सारा काम पर्सनली जो है हमारे देश की जो कंपनी है वो खुद कर रही है बाहर के देश के लोगों के साथ। वो हो गया डायरेक्ट। अब ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग। क्या चीज़ है, जहाँ पे क्या होगा, जो फर्म है ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मिनिमम यानी बहुत कम से कम पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगी। हर काम खुद ना करना ये कोशिश करेगी, किसी और पार्टी के बीच के मिडलमैन के थ्रू करवाना, ऐसा करेगी। And most of the tasks relating to export import of the goods are carried out by some middleman। वही बात लिखी हुई है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड जो भी टास्क हैं वो कोई मिडलमैन होगा उससे करवाएगी। जैसे कि कोई एक्सपोर्ट हाउस हो गया, कोई बाइंग ऑफिस हो गया, ठीक है। सो वो सारा काम उन बीच के लोगों से करवाएगी। सच फर्म्स डू नॉट डायरेक्टली डील विद द ओवरसीज कस्टमर्स। यानी डायरेक्टली बिल्कुल कस्टमर से डील नहीं करेगी, कोई बात नहीं करेगी, ठीक है, चाहे एक्सपोर्ट का हो चाहे इम्पोर्ट का हो, कुछ भी हो। आगे इसके फ़ायदे क्या हैं एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग के, एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ एंट्री एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ गेनिंग एंट्री इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। यानी अगर हम कंपेयर करें इसे बाकी तरीक़ों से, जो एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग है वो बहुत आसान तरीका है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, वहाँ अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो लेस कॉम्प्लेक्स, यानी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। अगर हम अब सेटिंग अप से मतलब है कोई वहाँ जाके सेटअप करते हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, पूरी फर्म खोलते हैं, किसी दूसरे देश में जाना वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। या किसी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं या होली ओन्ड सब्सिडरी खोलते हैं, दूसरे देश में जाके ऐसे कंपनियाँ खोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना फिर भी आसान है। नेक्स्ट है एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग इज़ लेस इन्वॉल्विंग इन द सेंस दैट बिजनेस फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम एंड मनी आर is needed when they desire to enter into joint ventures। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग में जो है हमें जो है आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट दैट मच टाइम, यानी ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है। किसके मुकाबले, अगर आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, किसी के साथ जाके अगर मिल के बिजनेस कर रहे हैं या कोई नया प्लांट खड़ा कर रहे हैं दूसरे देश में जाके, कुछ भी कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें मुश्किल है। लेकिन एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है कि आपको बार बार दूसरे देश भागना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सिंस एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग डज नॉट रिक्वायर मच ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। वही बात है, एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें बाहर के देश में जाके वहाँ कुछ फैक्ट्री ही नहीं खड़ी करनी है, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे भाई। सो क्या है, आपका जो रिस्क है वो नील है, न के बराबर है, या फिर बहुत लो है, बहुत ज़्यादा कम है। किसके मुकाबले अगर कोई और तरीका, कोई और मोड चूज़ किया जाता है इंटरनेशनल बिजनेस करने का, तो एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग में बहुत ज़्यादा कम रिस्क है। क्योंकि रिस्क सिर्फ कितना है कि आपका प्रोडक्ट
आपके देश से दूसरे देश में जा रहा है, वो कुछ डैमेज हो जाए या सो बात, बस इसके अलावा और कोई रिस्क नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं फंसेगा। लिमिटेशंस भी होती है भाई हर चीज़ की, तो वो लिमिटेशंस हम पढ़ते हैं एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग की, वो क्या है देखते हैं। सिंस द गुड्स फिजिकली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वही बात है, गुड्स जो है फिजिकली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, खुद हम उन्हें भेज रहे हैं गुड्स को। सो एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग रिक्वायर्स एडिशनल पैकेजिंग, तो आपको एक्स्ट्रा पैकिंग करनी पड़ती है अच्छे से ताकि डैमेज ना हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन का देखना पड़ता है, इंश्योरेंस का देखना पड़ता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा हैवी आइटम्स हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही यार बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, आपको बहुत पैसे लग जाते हैं हैवी आइटम्स में। और ऑन रीचिंग द शोर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज सच प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी, और जब ये फॉरेन कंट्री पहुंच जाते हैं आपके गुड्स, तब आपको कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ती है और बहुत सारे टैक्सेस और चार्जेस देने पड़ते हैं, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, पेमेंट्स देनी पड़ती है। इससे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे एक प्रोडक्ट अगर यहाँ पे 500 रुपये में बना है तो वहाँ जाके उस पर 100-200 एक्स्ट्रा ही खर्च हो जाते हैं, ठीक है। अब अपनी पॉकेट से दोगे नहीं, अब कस्टमर से ही लोगे, है ना, तो आपका प्रोडक्ट बहुत कम कॉम्पिटिटिव हो जाता है क्योंकि वो महंगा हो जाता है इन सभी टैक्सेस वगैरह की वजह से। एक्सपोर्टिंग इज़ नॉट अ फीजिबल ऑप्शन व्हेन इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट इन फॉरेन कंट्री, और एक्सपोर्ट करना एक बढ़िया ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है अगर फॉरेन कंट्री में जो है, जिस देश में आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं, वहाँ इंपोर्ट को लेकर रेस्ट्रिक्शन है, यानी वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं कोई गुड्स, या करेंगे तो बहुत महंगे करेंगे, तब क्या करोगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कैसे दूसरे देश में बेचोगे, नहीं बेच पाओगे। इन सच अ सिचुएशन फर्म्स हैव नो अल्टरनेटिव बट टू ऑप्ट फॉर अदर एंट्री मोड्स। तो इस केस में क्या होता है, अगर सामने वाली कंट्री गुड्स को इंपोर्ट करने से मना कर देती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, बल्कि आपको लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग या जॉइंट वेंचर जैसे ऑप्शंस चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। वहाँ जाके अपना प्लांट सेटअप करना पड़ सकता है या कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आप नहीं कर सकते हो। which makes it feasible to make the product available by way of producing and marketing it locally in foreign countries. So क्या होगा फिर, जो वहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर होंगे वही प्रोडक्शन करेंगे, वही मार्केटिंग करेंगे और अपने देश में आपका प्रोडक्ट आपके नाम से बेचेंगे। आगे देखो, एक्सपोर्ट फर्म्स बेसिकली ऑपरेट फ्रॉम देयर होम कंट्री। सबको पता है जो एक्सपोर्ट करती हैं कंपनीज वो अपनी होम कंट्री से चलती हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया में रह के कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका मेन हेड ऑफिस इंडिया में ही होगा। दे प्रोड्यूस इन द होम कंट्री, तो वो प्रोडक्शन कहाँ करते हैं, होम कंट्री में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अपने देश में कुछ भी गुड्स बनाए और फिर उनको शिप कर देते हैं कहाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में, यानी अपने गुड्स को सेंड कर देते हैं दूसरे देशों में। एक्सेप्ट अ फ्यू विजिट्स मेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एक्सपोर्ट फर्म्स टू फॉरेन कंट्रीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। एक्सेप्ट अ फ्यू विजिट्स का इधर मतलब है सिर्फ कुछ ही विजिट्स हमें करनी पड़ती है, हमें बार बार ट्रेवल नहीं करना पड़ता है, एक आधी बार ही ट्रेवल करना पड़ता है कभी कभी फॉरेन कंट्रीज़ में, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। द एक्सपोर्ट फर्म्स इन जनरल डू नॉट हैव मच कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन मार्केट्स, और जो फर्म एक्सपोर्ट कर रही हैं उनका फॉरेन मार्केट से या फॉरेन के कस्टमर से कोई इतना पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं होता है क्योंकि वो लोग इतने विजिट्स नहीं करते हैं। दिस पुट्स द एक्सपोर्ट फर्म्स इन डिसएडवांटेजियस पोजीशन, ठीक है। इससे काफ़ी डिसएडवांटेज आपको मिलता है, नुकसान होता है, ठीक है। ठीक बात नहीं है क्योंकि पर्सनली अगर कांटेक्ट नहीं होगा किसी से तो एक ट्रस्ट भी नहीं हो पाता है कस्टमर्स को। द लोकल फर्म्स विच आर वेरी नियर द कस्टमर्स एंड आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड एंड सर्व देम। सो फ़ायदा किसको मिलता है, लोकल फर्म्स को, जो कि कस्टमर्स के बिल्कुल पास होती हैं, यानी लोकल हो गए जो उस देश के लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जिस देश में आप अपना सामान भेज रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से आप अपने कस्टमर्स को समझ पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं। सारी वीडियो खत्म।